प्रतीकात्मक, सिंबॉलिक इष्ट बना दिया गया। लेकिन सूर्य गायत्री का वास्तविक इष्ट नहीं है। वास्तविक शब्द सविता है। सविता शब्द का अर्थ है वो महातत्व, वो अवस्था, वो सत्ता, वो ब्रह्मांडीय संविधान, द कॉस्मिक कॉन्स्टिट्यूशन, जिसने इन समूचे सूर्यों की रचना की है, उसे सविता कहते हैं। सविता ये दिखने वाला सूर्य नहीं, क्योंकि उसे देखा नहीं जा सकता। इसीलिए फॉर द सेक ऑफ, फॉर द कन्वीनियंस ऑफ, फॉर द फैसिलिटेशन ऑफ ऑर्डिनरी कॉम्प्रिहेंशन, उन्होंने सूर्य की ओर संकेत कर दिया। तत् सवितुर वरेण्य, उसे हम स्वीकार करें। वरेण्य मान टू एक्सेप्ट, उसे हम स्वीकार करें, सूर्य के रूप में स्वीकार करें। तो यहां सूर्य का तात्पर्य, विवस्वत का तात्पर्य है वो समूचा ब्रह्मांडीय प्रकाश। जब प्रकाश कहा जाए तो उसे एक पर्यायवाची, पर्याय अर्थ के साथ भी समझ सकते हैं, और वो है ब्रह्मांडीय संविधान, द कॉस्मिक कॉन्स्टिट्यूशन, इस कॉस्मिक लाइट। पहले जमाने में हम प्रकाश को केवल उतना ही जानते थे जितना आंखों से दिखता है। आधुनिक विज्ञान, विशेष रूप से 2015 में, हम प्रकाश को इतना नहीं मानते। हम जानते हैं कि प्रकाश केवल दिखने वाला नहीं है, प्रकाश बहुत बड़ी ऊर्जा है। इसके द्वारा हम लोहे की मोटी चादरों को काट सकते हैं। इतना ही नहीं, इसके द्वारा पूरे विश्व में बहुत द्रुत गति से सूचनाओं को प्रसारित करते हैं। व्हाट इज इंटरनेट? ये जो ब्रॉडबैंड आपका चलता है, ये इलेक्ट्रॉन्स प्रोग्राम होकर के तो भागते हैं, वस्तुतः प्रकाश ही तो है। व्हाट इज इंटरनेट? इट इज लाइट। बिना प्रकाश के इंटरनेट नहीं चल सकता आपका। जितनी सूचनाओं का प्रसारण आपके ब्रॉडबैंड से हो रहा है, वो वस्तुतः प्रकाश ही तो कर रहा है। तो प्रकाश केवल उतना नहीं जितना हम केवल चीजों को देख पाने की क्षमता को मानते थे। प्रकाश तो बहुत कुछ है, ये काट भी सकता है, ये संदेशों को पहुंचा भी सकता है। दैट मीन्स कि प्रकाश के अनेकों स्वरूप हैं। ओह, दैट्स वंडरफुल। हम तो आज तक एक ही मानते थे कि लाइट माने चीजें दिखनी शुरू हो गई, लाइट गई कुछ दिख नहीं रहा, लाइट आ गई सब दिख रहा है। ना ना ना, ये तो उसका एक पक्ष है महाराज। लेजर बन के वो काटता है, और इलेक्ट्रॉन प्रोग्राम होकर वो बैंडविड्थ के द्वारा अनेकों सूचनाओं को प्रसारित करता है। प्रकाश केवल उतना नहीं जितना आप जानते हो। उसी प्रकार से जब ब्रह्मांडीय प्रकाश की बात आए, कि ब्रह्मांड के प्रकाश की बात आए, तो केवल वो नहीं जो हम सामान्यतः समझते हैं दिस लाइट, उसका अर्थ ये भी है द कॉस्मिक कॉन्स्टिट्यूशन। जिस प्रकार से पूरी सृष्टि का षड्यंत्र रचा गया है, जिन नियमों के अंतर्गत रचा गया है, उस रचे हुए नियम को भी हम यहां सूर्य अर्थात विवस्वत के नाम से जानते हैं। सूर्य को अर्थात प्रकाश को केवल उतना मान लेना तकनीकी तौर पर बहुत बड़ी भूल है। यह व्याख्या मैंने इसलिए दी क्योंकि हम जो विषय लेके चल रहे हैं वो ये है कि ज्ञान आता कहां से है। गायत्री और गीता ये दोनों बुद्धि को निर्मल करते हैं, क्योंकि बुद्धि का स्वभाव है प्रयोग होने से बुद्धि बहुत सारे डस्ट को, पंखे चलते हैं इनके ब्लेड पर बड़ी काली काली कालख जम जाती है, और बड़ी हैरानगी होती है कि हमारे कमरों में मिट्टी तो होती नहीं, ये ब्लेड्स पर इतनी कालख कहां से आ जाती है। मैं आज भी अब सीढ़ी लगा करके और अपने पंखे कई बार साफ करता हूं तो मैं आश्चर्यचकित होता हूं। उस समय मुझे बहुत कुछ समझ में आता है। एक कपड़ा लेकर के वो पंखे के ब्लेड के ऊपर जब जरा सा चला दीजिए, ओहो हो, जो कुछ उतरता है, बड़ा आश्चर्य होता है कि यहां पहुंचा कैसे। आप लोग ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, मैं छठी मंजिल पे रहता हूं, और मैं हैरान होता हूं छठी मंजिल पे तो मिट्टी भी नहीं आती, ये इतनी काली सूट पूरी की पूरी कहां से आ गई। आश्चर्य होता है। अच्छा, जब पंखे के साथ ऐसा है जिसकी बिसात नहीं, तो बुद्धि के साथ कितना होगा। बुद्धि रोज नाना प्रकार के लोगों से मिलती हैं, वैचारिक आदान प्रदान होता है, अनेकों प्रकार की अतृप्त भावनाएं, कामनाएं, छल द्वेष ना जाने हम सभी करते हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूं, आप हो सकता है मुझसे बहुत बड़े संत हो, मैं तो एक सामान्य व्यक्ति हूं। मैं पाता हूं कि मेरी बुद्धि दिन भर में अनेकों प्रपंचों से होकर निकलती है, तो उस पर कितनी कालिमा जम जाती होगी।
उसे साफ करने के लिए कुछ चाहिए। गायत्री और गीता, इन दोनों के साथ ये बहुत सौंदर्य है। क्या ये आपको कितने समझ में आए कि नहीं आए, आप में कोई शक्ति पैदा की कि नहीं की, वो अलग विषय है। आपकी बुद्धि को निर्मल अवश्य कर देते हैं। बुद्धि की निर्मलता इनसे बच नहीं सकती, धीरे धीरे बुद्धि निर्मल होती जाती है। और यही भाव आज के इन 2 श्लोकों का है, ताकि बुद्धि को निर्मल किया जाए, उसे समझाने की चेष्टा की जाए। जो कुछ भी तेरे विचारों में उत्पन्न होता है, जो कुछ भी तू सोचता है, वो मात्र तेरी उत्पत्ति नहीं है, यू हैव सोर्स्ड इट। ये कहीं से आ रहा है, और जहां से आ रहा है उसका सोर्स क्या है? उसका सोर्स सबसे ऊपर ब्रह्मांडीय संविधान है, द कॉस्मिक कॉन्स्टिट्यूशन। वो ब्रह्मांडीय प्रकाश उसका बहुत बड़ा सोर्स है। इसीलिए उन्होंने कहा, मैंने विवस्वत को दिया, मैंने ब्रह्मांडीय प्रकाश को दिया। तो इस ब्रह्मांडीय प्रकाश को मैंने जो ज्ञान प्रोग्राम किया, उस प्रोग्रामिंग के द्वारा ही आगे ये मनु के पास पहुंचा। मनु अर्थात ये वो मनु नहीं है जिसे आप मनुस्मृति के नाम से जानते हैं। मनुस्मृति तो बहुत बाद की रचना है। यहां जिसकी उल्लेख करने की चेष्टा की गई है वो मनु अर्थात ईश्वरीय मन, ईश्वरीय विधान, उसे यहां मनु शब्द से संबोधित किया गया है। भगवत गीता के सौंदर्य के विषय में कहना बार बार मन होता है। वो क्या? गीता ऐसे लोगों ने रची जिनकी टेक्नोलॉजी बहुत अद्भुत थी। वो क्या? गीता को कई ज्ञानियों ने अंग्रेजी में कहा है डिप इन डिप आउट, माने जिस रंग में रंग दो उस रंग में अपने आप को वो स्वीकार कर लेती है। मैं आधुनिक परिवेश में इसकी व्याख्या कर रहा हूं शब्दों की संधि और आज के प्रसंग से। इसकी उतनी ही सुंदर व्याख्या भक्ति के रूप में भी हो सकती है। इन लोगों को अर्थात विवस्वत और इक्ष्वाकु और मनु, इनको व्यक्ति बनाकर भी समझा जा सकता है, माने दे कैन ऑल्सो बी कंसिडर नेम। कारण क्योंकि जब भगवत गीता, मैंने पिछली बार इसका उल्लेख किया था लेकिन आज फिर करना आवश्यक है क्योंकि हम गीता पर चर्चा करें। जब गीता की विवेचना मैंने 30-32 ग्रंथों को पढ़ करके करनी शुरू की थी, तो मेरी बुद्धि आज से 2.5 साल पहले इस निष्कर्ष पर पहुंच गई थी कि वस्तुतः भगवत गीता एक टेक्नोलॉजी है जो किसी समय में वैज्ञानिकों ने रची थी। ये जितने भी पात्र हैं ये वस्तुतः कभी हुए कि नहीं हुए, इस पर मैंने संदेह अपने भीतर जन्म दे दिया था। हालांकि मैंने मुखर होकर नहीं कहा, लेकिन मेरे मन में संदेह एक बार आया था, ये हुए हैं कि नहीं हुए हैं। इससे पहले कि मेरी बुद्धि अपने निष्कर्ष को मजबूत कर पाती, कुछ ही महीनों के बाद YouTube पर मैंने वीडियो देखी जिसका उल्लेख मैंने किया था, फिर कर रहा हूं, और अब मैं वहां जाने भी लगा हूं, द्वारिका। कुछ वर्ष पूर्व कुछ विदेशी शोधकर्ताओं ने द्वारिका से कुछ दूर या पास में, मैं फासला नहीं जानता, समुद्र के नीचे द्वारिका उन्होंने देखी है। ये सूचनाएं आपने भी सुनी होंगी, पढ़ी होंगी। उस वीडियो मैंने देखा है। मैं मन था कि मैं अगर उसे देख पाने की हमें अनुमति मिल जाए। वो कहते देख तो आप नहीं पाओगे लेकिन उसके ऊपर से आप नाव ऊपर से ले जा सकते हो, इतनी शायद वहां प्रबंध है। और मैं जा रहा हूं, वहीं जा रहा हूं 1 हफ्ते के बाद। और वो जो शोधकर्ताओं ने शोध किया है, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। वो कहते हैं कि 5 बाई 5 स्क्वायर किलोमीटर की वो सिटी है। 5 बाई 5 स्क्वायर किलोमीटर की सिटी है जिसका कार्बन टेस्ट वो नीचे से तोड़ के लाए हैं। एंड सरप्राइजिंगली द कार्बन टेस्ट रिवील्स कि इट इज 32,000 ईयर्स ओल्ड। जिस गीता को केवल 5,000 साल कह करके बहुत से विदेशी लोग उस गीता को किसी न किसी तरह से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देने की चेष्टा कर रहे हैं। बहस भी बहुत हो चुकी है, अनेकों लोग इस पर बहुत बहस कर चुके हैं, बड़ी बड़ी सभाएं हुई हैं कि गीता की आयु 5,000 साल है कि 7,000 साल है। वो कितनी है हम नहीं जानते। कार्बन टेस्ट कहता है कि ये जो समुद्र के गर्भ में जो 5 स्क्वायर किलोमीटर का शहर है, जो कि द्वारिका है, क्योंकि द्वारिका समुद्र में है, ये तो विश्वास के आधार पर तब से जानते जब से ये लोग नीचे गए नहीं थे, 32,000 साल पुरानी है।
उसके कुछ अवशेष उन्होंने लाकर के ऊपर दिखाए भी हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि जब वो द्वारिका बनी, अब इसके बेसिस वर्कआउट करने की बात चल रही है, उतना पैसा हमारी गवर्नमेंट ने नहीं दिया या अभी उनके पास नहीं है। नौ उनके बेसिस क्या है रिसर्च के? एक बेसिस तो ये है कि ये बात अब स्थापित की जाए, मुझ जैसे व्यक्ति को, ये 2 श्लोक जो आज आप पढ़ रहे हो, पढ़ा मैं आपको रहा हूं, पढ़ खुद रहा हूं, मुझ जैसे व्यक्ति को जो ये सोच लेता है कि जो मैंने सोचा वही ठीक है, उसे 2 मिनट में उसके दर्शन कराए जाते हैं। 2 मिनट लगते हैं, ईश्वर की व्यवस्था है ऐसी। 2 मिनट में कहती देख ले तू है कितना। वो लोग कहते हैं कि इस बात को स्थापित करने की आवश्यकता है, पहली बात कि जो द्वारिका रची गई उसमें एलियन कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन उपस्थित है। माने अन्य ग्रहों से लोग आकर के और यहां उनकी टेक्नोलॉजी के अनुरूप उस शहर को, उस नगर को रचने में सहायता प्राप्त हुई। दूसरी बात, वो ये भी अब स्थापित करना चाहते हैं कि किसी एलियन फोर्स के साथ भगवान कृष्ण का कोई युद्ध हुआ था जिसने उनकी द्वारिका को जल में मग्न कर दिया। ये उनकी एजम्पशंस हैं। एजम्पशंस क्यों हैं? क्योंकि ये सारी बातें पुराणों से निकल के आ रही हैं। वो पुराण जिन्हें अभी तक मुझ जैसी बुद्धि केवल एक स्टोरी टेलिंग और केवल एक एलिगोरी मान रही थी कि ये तो केवल समझाने के लिए कहानियां गढ़ी गई हैं। इट मे नॉट हैव हैपेंड, इट्स नॉट पॉसिबल थिंग। मेरी बुद्धि को इतना ही घुमाने के लिए बहुत है कि बेटा 5 स्क्वायर किलोमीटर की सिटी है, जैसा पुराणों में एलिगोरी या स्टोरी टेलिंग हुई है उसकी अनुरूपता के दर्शन यहां शोध के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। एलियन रेसिस के साथ इंटरैक्टिविटी, एलियन के साथ कॉन्फ्लिक्ट इत्यादि इत्यादि 32,000 साल पहले हुआ है। और अगर उस शहर को खोदने की साधन मिल जाए, अनुमति हो जाए, तो मैं समझता हूं कि हो सकता है कि समूचा पुराण जिस पर कि इसकी रचना हुई है उसका बहुत बड़ा हिस्सा हिस्टोरिकल फैक्ट बन जाए, जो आज तक केवल, हालांकि इसकी चुनौती हम बहुत साल पहले से दे चुके हैं कि हिंदुइज्म इज नॉट